हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एक और मॉडल टेस्ट पेपर में। 9th क्लास का मॉडल टेस्ट पेपर देख रहे हैं। तो इसमें अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कौन सा इसमें से स्केलर कायमा है। ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें जो सी वाला जो शेप है ना, ठीक है, वो क्या है? स्केलर कायमा है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, थिक सेल वॉल होती है। ये क्या है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, वो कह रहा है प्रोटीन कहाँ बनती है। तो आप जानते हो प्रोटीन कहाँ बनती है, राइबोसोम। बी क्या हो जाए, सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। और वो यहाँ कह रहा है कुछ चीजों को मैच करो। आप जानते हो कि न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी। ठीक है। न्यूक्लियस की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये तो इससे मैच हो जाएगा। पुरकेनजी को प्रोटोप्लाज्म से मैच कर दोगे। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी थी। और स्टेरलियन ने क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी। तो रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, पुरकेनजी प्रोटोप्लाज्म यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, रॉबर्ट हुक सेल यानी कि कोशिका, सेल्डियन सेल थ्योरी यानी कि कोशिका की थ्योरी। बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें से ना गलत सेंटेंस बताओ। ठीक है। इसमें से गलत सेंटेंस बताओ। ठीक है। तो अगर हम चौथे सेंटेंस की बात करें तो जो बी वाला है ना, वो इसमें क्या है, गलत है। क्वेश्चन कह रहा है एपिकल और इंटरकैलरी ना परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ठीक है। और उसमें क्या होता है, ये आपके परमानेंट नहीं होते। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि जो स्केलेटन काइमा की जो सेल होती है, ठीक है, वो लिविंग होती है क्या? तो ऐसा नहीं होता, ये क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। दूसरा कह रहा है ये लंबी होती है, नैरो होती है, और ये लिगेंड की थिकनेस की वजह से क्या हो जाती है, ये थिक रह जाती है। तो अगर हम इसमें हम बात करें, पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और आर जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों किसके एग्जाम्पल है। तो पौधे को की ग्रोथ के लिए, ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। उसमें से कुछ तो होते हैं मैक्रो। मैक्रो ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो पौधे को ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। और कुछ होते हैं माइक्रो, जो उसको कम मात्रा में चाहिए होती है। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये सारे क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है माइक्रोकोन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, इनको हम सोटो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं क्या? ठीक है। दूसरा कह रहा है ये जो ऑर्गेनेलीज है इनका अपना डीएनए होता है, राइबोसोम्स होता है, और ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि जो पल्स ग्रुप होती है, ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, दालों में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, बेसिकली क्वेश्चन ये है। तो दालों के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है। दालों के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसे पौधों को हम लेगुमिनियस क्रॉप बोलते हैं, और राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, इनको कन्वर्ट चेंज कर देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नदियों के आसपास के इलाकों में, जो नदियों के आसपास के इलाके होते हैं, वहाँ सिंचाई का यानी कि पौधों को पानी देने का कौन सा माध्यम यूज होता है। ठीक है। तो वहां पर अगर हम बात करें तो वहां पर रिवर लिफ्ट होता है, यानी कि नदियों के पानी को हम क्या करते हैं, बाहर लेके आते हैं। तो अगला कह रहा है सेलुलोज का काम बताओ। तो जो सेलुलोज है ना, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, पौधों को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है न्यूरॉन की शेप बनाओ। तो इस न्यूरॉन की शेप में क्या होता है, एक न्यूक्लियस हो जाएगा, सेल बॉडी, एक्सन, ठीक है, और यहाँ पर जो सेल्डन और स्वान वाला हो जाएगा ये। ठीक है। बात करें हम आगे, एक सभी पार्ट ये कह रहा है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में अंतर बताओ। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, ठीक है, वो उसकी सेल छोटी होती है, परमानेंट की बड़ी होती है। जो मेरिस्टेमेटिक होता है वो थिन होते हैं, परमानेंट थिक होता है। ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक होता है उनमें साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है। और इनमें क्या होता है, लेयर सेल वॉल के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी होता है। मेरिस्टेमेटिक में जो अंतःकोशीय गैप है वो नहीं होता, जबकि परमानेंट में अंतःकोशीय गैप होता है।
इसके अलावा मेरिस्टेमेटिक में सेल डिवीजन होती है, ठीक है, और परमानेंट में सेल डिवीजन नहीं होती, ठीक है। और जो मेरिस्टेमेटिक है वो हमेशा लिविंग होते हैं, और जो परमानेंट है वो डेड भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डू इंसेक्ट पेस्ट डैमेज क्रॉप प्लांट। जो इंसेक्ट है, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, कैसे खराब कर देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, पौधे के साथ कुछ अनवांटेड चीजें लग जाती हैं जो उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, इंसेक्ट के फॉर्म में। इन्हें हम पेस्ट कहते हैं। इनको मारने के लिए पेस्टिसाइड यूज की जाती है, और ये पौधे के लिए खतरनाक इसलिए है क्योंकि सनलाइट ले लेते हैं, पौधे को जो भी न्यूट्रिएंट मिलेगा वो ये ले लेते हैं, तो इसलिए क्या होता है, ये खतरनाक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है और पूछ रहा है कि भाई ये बताओ ये कौन कौन से हैं। तो जो ए है वो वॉल थिकनेस को दिखाता है, बी जो है वो न्यूक्लियस केंद्रक को दिखाता है, सी वैक्यूल को दिखाता है, और डी जो है ना वो सेल वॉल को दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इस तरह का जो टिश्यू है वो फ्लेक्सिबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें जो कोलन काइमा यूज हुआ है वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, और क्योंकि इसमें लिगेंड नहीं होता। अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरे की, वो कह रहा है इस टिश्यू के फंक्शन बताओ, ठीक है। तो जो ये कोलन काइमा होता है, तो ये पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी देता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है, फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, वो ये कह रहा है कि फर्टिलाइजर से शॉर्ट टाइम के लिए तो बेनिफिट होता है लेकिन लॉन्ग टाइम में वो खतरनाक होता है। तो फर्टिलाइजर क्या, कुछ केमिकल, ठीक है, फर्टिलाइजर क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्री में बने होते हैं, और वो क्या करते हैं, ठीक है, पौधे की ग्रोथ तो करा देंगे लेकिन मिट्टी की हेल्थ को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे, ठीक है, मिट्टी सस्टेनेबल नहीं रह पाएगी। तो उसको ही यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के में तो अच्छा है कि आपको फसल का प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन लॉन्ग टाइम में वो खतरनाक है, लंबे टाइम में खतरनाक है। वो कह रहा है कि फर्टिलाइजर को ज्यादा डोज में यूज करने से क्या होगा। तो फर्टिलाइजर को ज्यादा डोज में यूज करने से केमिकल बढ़ जाएंगे, ठीक है, केमिकल बढ़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। बात करें, कह रहा है किसने सेल की डिस्कवरी करी थी। तो सेल की डिस्कवरी की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की बात करी थी। वो कह रहा है क्लेमिडोमोनास एक यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। तो जो क्लेमिडोमोनास जो है, ठीक है, वो आपका यूनिसेलुलर होता है, एक सेल का ग्रीन एल्गी होता है ये, ठीक है। बात करें हम यहाँ पर, तो ऐसे यहाँ पर रुडोल्फ वर्शियो है जिन्होंने क्या करा था। अगला जो थर्ड पार्ट की है, वो कह रहा है किसने ये दिया था कि हर सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हुई है, ठीक है। तो रुडोल्फ वर्शियो ने ये दिया था, और इसी को फिर आगे चल के सेल्डन और स्वान ने क्या किया था, एक सेल थ्योरी में चेंज कर दिया था। ये कहते हैं कि भाई एक कोशिका जो है वो टूटती रहती है और उससे दूसरी कोशिका बनती रहती है। क्वेश्चन नंबर 16 की कह रहा है इनके काम बताओ। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक कोशिका को उसकी बाहरी जो वातावरण है उससे अलग अलग करती है, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिव परमिएबल मतलब हर सब्सटेंस को ये यहाँ से बाहर अंदर नहीं जाने देता, ठीक है। बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल होती है कोशिका, ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही देखने को मिलती है, और इसका मेन काम होता है पौधों को स्ट्रेंथ देना, ठीक है। फिर इसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटीन यहीं पर ही बनती है। लाइसोसोम, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। सुसाइडल बैग ये इसलिए, जब किसी भी कोई भी हार्मफुल चीजें सेल के अंदर हो जाती है तो उसको वहां से हटाने के लिए सेल में एक विस्फोट होता है, ठीक है, और वो बस्ट होता है। वो कौन करता है, लाइसोसोम करता है, और बस्ट होके वो क्या करता है, इसको यहाँ से हटा देता है। अगला कह रहा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियोस क्या करते हैं, न्यूक्लियोस भी राइबोसोम्स को बनाते हैं। एफ की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर लिपिड और प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो डिफरेंट टाइप के जो कनेक्टिव टिश्यूज है उनको बताना है और उनका फंक्शन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहला है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, इंजरी से रिपेयर में हेल्प करता है, फॉरेन टॉक्सिक सब्सटेंस से बचाता है, और
स्किन को बचाता है। ठीक है, फिर है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड है, जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ठीक है, फिर टेंडन वगैरह है जो एक मसल को हड्डियों से जोड़ते हैं। लिगामेंट है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। फिर अगला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट ग्लोब्यूल्स को, फैट को आपके शरीर के अंदर स्टोर करने में हेल्प करता है, और आपके शरीर की गर्मी को मेंटेन बनाए रखता है। ठीक है, फैट इसमें क्या रहता है, रिजर्व रहता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की साइड। द इवापोरेशन ऑफ लिक्विड अकर ओनली एट, वो कह रहा है इवापोरेशन। तो इवापोरेशन क्या होता है, पानी का भाप में बदलना, उसके बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उत्पन्न जो ताप होता है उससे कम पर किसी भी पानी का भाप में बदलना इवापोरेशन कहलाता है। तो 100 डिग्री से कम पर जब भी कोई लिक्विड, ठीक है, गैस में बदल जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा 100 डिग्री से कम पे अगर कोई भी पानी उसमें बदलता है तो उसको हम अपने बॉइलिंग पॉइंट से किसी भी टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, कोई भी लिक्विड गैस में बदलता है तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट यूज हुए हैं, एक एम और एक क्लोरीन, और फॉर्मूला है MCl3, और इसका जो मोलिकुलर मास है वो 118.5 है। अब वो कह रहा है अगर सिर्फ हम एम को मिलाएं, ठीक है, तो तब कितना होगा, सिर्फ एम की अगर हम बात करें। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से चले तो आप जानते हो क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है, 35.5, जैसे और मैं लिखता हूँ ना MCl3। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, क्लोरीन के कितने पार्ट्स यूज हुए हैं, 3। तो भाई देखो, एम को ऐसे ही रहने दो, एम प्लस, क्लोरीन कितनी यूज हुई है, 3, और क्लोरीन का हमने बुक में कितना पढ़ा था, 35.5 होता है, और टोटल मिलके कितना हो रहा है, 118.5। तो इधर मैंने लिख दिया 118.5। एम को मैंने ऐसे ही रहने दिया, 5 3 15 कैरी 1, 5 3 15 1 16, कैरी 1, 3 3 9 1 10। तो ये एम प्लस 106.5 इज इक्वल टू 118.5। ठीक है, तो ये प्लस का है, इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, तो एम इज इक्वल टू 118.5 माइनस 106.5। तो जब हम घटा देंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा। अब जब 12 आ जाएगा तो वो सिर्फ इसके नहीं पूछ रहा, इसका ऑक्साइड का पूछ रहा है। ऑक्साइड का मतलब हो गया इसका 2। जब एम के एक का 12 आया, 118.5 में से 106.5 घटा तो मैंने 12 आया, तो जब इसका क्या आया, आपका 12 आया एक का, और वो ऑक्साइड पूछ रहा है, ऑक्साइड मतलब 2 का पूछ रहा है, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो बात करें हम आगे। वो ये कह रहा है कि जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो, ठीक है, तो केमिकल नेचर बदल जाती है सब्सटेंस की। और बर्निंग में, ड्यूरिंग बर्निंग वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर टू अंडरगो केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर, उसने पूछा था कि कौन सी चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आपका फॉल्स है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, और दूसरे वाला क्या है, सही है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें, इनको मैच करना है। ठीक है, इनको हमें मैच करना है। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का हम जानते हैं 6 होता है। 6 होता है तो के सेल में 2 आ जाएंगे, एल सेल में 4 आ जाएंगे, तो कार्बन तो मैच हो जाएगा चौथे से। सोडियम, सोडियम का 11 होता है, तो के सेल में 2 आ गए, एल सेल में 8 आ गए, एम सेल में 1 आ गया। बात करें आर्गन की, जो आर्गन है उसका होता है आपका 18, तो ये आ गया 288। बात करें अगर हीलियम की, हीलियम का 2 होता है तो ये मैच हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, वो कह रहा है एक एलिमेंट है पी, वो एक ऑक्साइड बनाता है पीओ फॉर्मूले के साथ, और इसके सल्फेट और फॉस्फेट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो भाई अगर हम इसमें बात करें तो सल्फेट के साथ इसका फॉर्मूला हो जाएगा PsO4, और इसके फॉस्फेट के साथ इसका फॉर्मूला हो जाएगा P3PO4। ठीक है, P3PO4 2। ठीक है, तो ये डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। अब वो यहाँ पे नेक्स्ट चीज कह रहा है, ये आइस क्यूब है और कुछ क्रश्ड आइस है। ठीक है, वो कह रहा है कौन सा इसमें से सही है और कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो अगर बाकी क्वेश्चन की बात करें तो सी वाला इसमें बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें हम 23 क्वेश्चन की। ठीक है, वो कह रहा है जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सी आंसर सही हो जाएगा। जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो हमें विजिबल विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, बहुत ही बड़े पावरफुल माइक्रोस्कोप के साथ दिख सकते हैं, तुम नहीं तो नहीं दिख सकते। 24 कह रहा है एटम का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो ऐसा तो नहीं होता, एटम का साइज तो बहुत छोटा होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है। बात करें, वो कह रहा है 1 मिलियन एटम इकट्ठे होकर एक कागज की सीट बनाते हैं, तो दूसरे वाला सही है, पहले वाला गलत, दूसरे वाला सही। असर्शन गलत, रीजन सही। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 की, तो हाँ 24 को हमने देख लिया, अब बढ़ गए हम 25 की तरफ। तो 25 ये कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। वो ये कहता है कि जो मास है कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शंस में जो मास है ना हम उसको बढ़ा सकते और ना उसको हम घटा सकते। तो इसके अनुसार अगर हम यहाँ पर इस चीज को लगाते हैं तो ये दोनों साइड से क्या होना चाहिए, रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आप इसको लिख दोगे। बात करें, वो कह रहा है ट्रू सॉल्यूशंस में और कोलोइड सॉल्यूशन में, ठीक है, अंतर करो। ठीक है, एक ट्रू सॉल्यूशन में और एक कोलोइड सॉल्यूशन में अंतर करो। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है, यानी कि एक ही जैसा होता है सारे उसके पदार्थ। कोलोइडियल जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। ट्रू सॉल्यूशन का जो साइज होता है वो 1 न्यूक्रोमीटर से कम होता है, और कोलोइडियल में जो इसकी रेंज होती है वो 1 न्यूक्रोमीटर से लेकर 100 NM तक होता है। ये हमेशा क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, और ये आपका माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है। ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता, ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, ये ट्रू सोल सॉल्यूशन है और ये आपका मिल्क वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि होमोजीनियस में और हेट्रोजीनियस में अंतर बताओ। अगर चीजें एक ही जैसी दिखी, ठीक है, तो वो होमोजीनियस कहलाता है, जिसमें आप सोल्यूट और सोलवेंट को अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट सारे एक ही नजर आते हैं, उन्हें हम होमोजीनियस कहते हैं। और अगर वो एक जैसे ना नजर आए तो उसे हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे भाई पानी में हमने नमक डाल दिया, चीनी डाल दी, तो वो होमोजीनियस है। पानी में हमने तेल डाल दिया तो वो हेट्रोजीनियस है। ठीक है, 27 कह रहा है इनकी ना वैलेंसी बताओ। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भाई आउटर मोस्ट सेल में जितने होते हैं उसके आधार पर वैलेंसी डिटरमाइन होती है। तो आप ये देख रहे हो, ठीक है, आप ये देख रहे हो कि ये जो पहले वाला है ना, ठीक है, पहले वाला, ठीक है, पहले वाले की वैलेंसी 0 है क्योंकि सारी सेल भरी हुई है, आउटर मोस्ट सेल में 8 है। दूसरे वाले की जो वैलेंसी है वो 3 है क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 5 है, तो होने चाहिए 8, तो 3 और आ जाएंगे। तीसरे वाले की बात करें, ठीक है, तो जो इसकी जो वैलेंसी है वो 2 है क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 8 आ सकते हैं और इसमें अभी 6 है, तो 2 और आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैटर को डिफाइन करो। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज जिसके मास हो और वॉल्यूम हो, ठीक है, ऐसी कोई चीज जिसका फिक्स मास हो और वॉल्यूम हो उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी दिखाओ जिससे पता चले कि मैटर के बीच में स्पेस होता है। तो पानी लेंगे हम, पानी में हम नमक डालेंगे, वो नमक क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। वो ये दिखाता है कि इसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है ये दिखाओ कि सॉलिड के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है। तो ये हम ऐसे दिखाएंगे कि हम सॉलिड को जब ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो सॉलिड आसानी से ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, सॉलिड को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, इट इज हार्ड टू ब्रेक द सॉलिड, सॉलिड को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है। ठीक है, विच काइंड ऑफ द मैटर हैव द लार्जेस्ट इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन देम, किसमें लार्जेस्ट इंटरसेल्युलर स्पेस होता है? तो लार्जेस्ट जो इंटरसेल्युलर स्पेस जो होता है वो होता है आपका गैसेस के अंदर, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, एटॉमिक नंबर बताओ। तो भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। जितनी प्रोटॉन की संख्या है और जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, दोनों बराबर ही होती है और हम इसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। लेकिन जब हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, इनको जोड़ दे तो हम इसे मास नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जब हम लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, मैंने यहाँ लिखा सी, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा C612, तो ये जो नीचे वाला है ये एटॉमिक नंबर है और ये जो ऊपर वाला है ना वो मास नंबर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आइसोटोप में और आइसोबार में अंतर बताओ। ठीक है, तो आइसोटोप क्या होता है? ठीक है, जिनका, मैं लिखूं C612, C614, ठीक है, C612, C614, तो जो आइसोटोप्स है, ठीक है, तो इसमें क्या है, जब एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर अलग अलग हो, उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोबार क्या होता है? ठीक है, आइसोबार क्या होता है, जिसमें आपका ये कंडीशंस उल्टी होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ऊपर वाला सेम होता है और नीचे वाला अलग अलग होता है। जैसे कैल्शियम के अंदर और आर्गन के अंदर दोनों का जो मास नंबर है वो 40-40 है, लेकिन कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। तो मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उसे हम आइसोबार कहते हैं। वो कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट बताओ जो ये दिखाता है कि मैग्नेट की वजह से डिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट दिखाना है जिसमें आपने ये दिखाना है कि कैथोड रेज आई और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक इमेज दिखा रखी है जिसमें फोर्स दूसरी साइड लग रहा है, मोशन दूसरी साइड लग रही है। इस फोर्स को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फिर एक है मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, अगर अनलाइक पोल आपस में मिलते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल मिलते हैं तो वो रिपेल करते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। अगला कह रहा है ट्रांसवर्स वेव लिक्विड में प्रोड्यूस होती है और ये लाइट वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, तो दोनों बात वैसे तो सही है ये। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव लिक्विड में प्रोड्यूस हो सकती है और ये लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव होती है, लेकिन एक दूसरे का ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। 33 की बात करें, एक आदमी है जिसकी बॉल का मास 2.4 kg है, जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। इसका मोमेंटम बताओ। तो जो मोमेंटम के जो क्वेश्चन है वो अभी आपके कटे हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्क बताओ। तो हम जानते हैं जब हम फोर्स लगाए और कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो उसे वर्क कहते हैं, लेकिन वो कह रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी वाले की बात बताओ। ठीक है, तो जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटी वाले की बात करेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में, ठीक है, वर्क इज इक्वल्स टू, वर्क इज इक्वल्स टू mg, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो पूरा बन जाता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ग्रेविटी को 9.8 लेना है, हाइट जितना भी ऊपर होगी। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, तो वो कह रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताओ। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब सेम, सर्कुलर मतलब गोल गोल, मोशन मतलब गति। ठीक है, तो जब एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, सर्कल में घूमे, ठीक है, when a body moves in a circle it is called circular motion. When the velocity of an object changes we say that object is accelerating.
तो इस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, इस कंडीशन में हर एंगल पर जब कोई ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से सर्कल में घूमता है तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रही होती है। हर पॉइंट पर क्या बदल रही होती है, डायरेक्शन बदल रही होती है। ठीक है, तो कुणाल और अभिमन्यु वेट कर रहे थे। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन पे कुणाल ने जंप करा बैरियर से और रेलवे ट्रैक पे कर दिया। अभिमन्यु ने उस चीज का विरोध करा और उसको दूर खींच लिया। ठीक है, ऐसा क्यों? वाई डिड कुणाल पुट हिज ईयर्स ऑन द रेलवे ट्रैक? ठीक है, तो उसने अपने कान क्यों लगाए थे? ठीक है, तो बेसिकली क्या है, तो यहाँ पर क्या है, साउंड आती है। ठीक है, और जिससे आइडिया लग जाता है कि ट्रेन कितनी दूर होगी। ठीक है, साउंड से पता चल जाता है क्योंकि सॉलिड के अंदर क्या होती है, साउंड सबसे तेज चलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर में साउंड तेज चलेगी कि वाटर में? तो बेसिकली क्या होता है, सॉलिड में स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, गैस में थोड़ी सी कम, और वाटर में सबसे कम। ठीक है, नहीं, सबसे साउंड की जो स्पीड है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड और फिर गैस में सबसे कम। वो कह रहा है उसको पीछे क्यों खींचा? तो भाई सेफ्टी की वजह से खींचा। ठीक है, क्योंकि रेल आ रही थी, तो क्या हो सकती है, दिक्कत भी हो सकती है। अगला कह रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है कार का। कार का वजन 1000 kg है। तो वो कह रहा है 2 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। ठीक है, 2 सेकंड में उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, वो जो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है, तो वो वाला हम इसमें यहाँ पे फोर लगा देंगे। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन की एक वैल्यू हमने देखी थी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, यानी कि टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी बताओ। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, ठीक है, ऐसी ऊर्जा जो किसी वस्तु की शेप की वजह से है, उसकी शेप की वजह से है, आकार की वजह से है, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि आप धनुष में तीर खींचते हो, तो वो पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे ही आप चाबी, जो कार होती है, कार में आप चाबी भरते हो, वो भी किसका एग्जाम्पल है, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। वो कह रहा है एक एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, जहां से की वजह से, तो मैंने ये आपके एग्जाम्पल बता दिए हैं। तीसरे वाले की बात करें तो वो ये कह रहा है, एक टायर है जिसका मास 50 kg का है। वो टॉप ऑफ स्काई जंप पे करता है, ठीक है, ए से बी तक। तो इसमें उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, तो वो यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पोटेंशियल वो हाफ एम वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के इसको क्या कर देंगे, हम सोल्व कर देंगे। तो ये अगले वाला भी 2-3 क्वेश्चन फिर ये न्यूमेरिकल है। तो ये था हमारा मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है, फिर मिलेंगे हम एक और मॉडल टेस्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।